वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट और बीएससी बीएड फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी और ये आपका पार्ट रहेगा 20 नंबर पार्ट। और ये आपकी यूनिट कौन सी चल रही है? यूनिट नंबर चल रही है सेकंड। हम पढ़ रहे हैं कि कोशिका में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के कोशिकांगों के बारे में और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा जो कोशिकांग चल रहा है वह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस कोशिकांग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले की क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लिया था, अर्थात इसके खोजकर्ता, इसके नामकर्ता और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वह है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आपके केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन की बातें करेंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है कि एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, झिल्ली से बनी हुई संरचना है। तो झिल्ली से जो भी बनी हुई संरचना होती है वो रॉबर्टसन की यूनिट मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग ही होती है। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है? इसके अंदर जो पाई जाएगी वो आपकी प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोटीन की इसमें जो मात्रा होगी वो प्रोटीन की मात्रा क्या होगी? प्रोटीन की मात्रा और लिपिड की मात्रा इसमें जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली मात्रा से क्या होती है? थोड़ी डिफरेंट होती है। अर्थात इसमें पाई जाने वाली प्रोटीन जो होती है राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के रूप में होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? मुख्यतः राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के रूप में होती है। और प्रोटीन की मात्रा इसमें क्या होती है? ज़्यादा होती है, राइबोफ्लोरिन प्रोटीन की मात्रा में होती है। और उसी प्रकार से इसमें लिपिड पाई जाएगी और कुछ मात्रा में क्या पाए जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ये जो सेम चीज़ है, ये सभी प्रकार के जो आपके कोशिकांग हैं उनमें लगभग समान रहती है। यानी कि प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट इन सभी में पाया जाता है। जो मुख्य रूप से बात करते हैं कि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम, तो एंजाइम होते हैं। एंजाइम विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं में एंजाइम भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एंजाइम की बात करते हैं कि तो इसमें किस किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हमें पता है कि एंजाइम क्या करते हैं, हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती है वो एंजाइम्स के द्वारा संपन्न होती है। तो और जो गतिविधियां होती है वो कोशिकाओं के द्वारा की जाती है और कोशिकाओं में पाए जाने वाले इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। तो देखिए, किसी कोशिकांग में जो एंजाइम होते हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं और किस प्रकार से होते हैं। देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम पाए जाएंगे वो क्या होंगे कि वैसे देखिएगा, जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। किसमें होता है? राइबोसोम में होता है। लेकिन हम जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम की कणिका पाई जाती है। अर्थात ये सिंगल चेन जिसके अंदर केवल 15 और 16 की संख्या में एमिनो एसिड होते हैं। ऐसी प्रोटीन जिसमें 15 या 16 यानी कम संख्या वाले जो एमिनो एसिड्स की प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसाइज करने का कार्य कौन करता है? उनका सिंथेसाइज करने का कार्य ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। अर्थात इसमें जो एंजाइम पाया जाएगा वो प्रोटीन सिंथेसिस का एंजाइम होगा। एक एंजाइम कौन सा होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का एंजाइम होगा। दूसरे प्रकार के एंजाइम जो होंगे वो हमें पता है कि इसमें SER पाई जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। स्मूथ यानी कि चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे संबंधित होती है? लिपिड से संबंधित होती है। अर्थात
इसमें जो लिपिड का संश्लेषण करने वाले लिपिड सिंथेसिस से संबंधित एंजाइम भी क्या होंगे इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। यदि हम लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड से संबंधित होता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड जो हार्मोन होते हैं वो लिपिड प्रकृति के होते हैं या कोलेस्ट्रॉल प्रकृति के होते हैं। स्टीरॉयड जो हार्मोन का संश्लेषण होता है, स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण में योगदान इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अर्थात स्टीरॉयड हार्मोन से संबंधित एंजाइम भी क्या होंगे इसके अंदर पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टीरॉयड हार्मोन से संबंधित एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम है वो आपके एटीपीएज यानी कि एटीपी ऊर्जा से संबंधित एंजाइम एटीपी फॉर्मेशन करने वाले एंजाइम एटीपीएज भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपके एंजाइम हैं जो अन्य डीएच साइटोक्रोम सी से संबंधित एंजाइम भी क्या होंगे इसमें पाए जाते हैं। यानी कि अन्य डीएच का जो संश्लेषण करने वाले एंजाइम हैं अन्य डीएच सी साइटोक्रोम रिडक्टेज, कौन सा एंजाइम है साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा और क्या एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं, देखिए इसके अंदर जो एंजाइम पाया जाता है वो आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम भी इसके अंदर पाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो एंजाइम होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मार्कर एंजाइम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केमिकल कंपोजिशन की हम दोबारा रिव्यू देखते हैं तो लिपिड और प्रोटीन की मात्रा इसमें जो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसके अलावा लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये जो आपके एंजाइम है प्रोटीन से संबंधित, लिपिड से संबंधित, स्टीरॉयड से संबंधित या कोई साइटोक्रोम से संबंधित या एटीपी से ऊर्जा निर्मित करने वाले एंजाइम्स यानी कि आदि प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये थे केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या कहता है, देखिए हमने बात की थी कि नेक्स्ट टॉपिक में इसकी हम बात करेंगे वह है आपका फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर है। मैंने कहा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकाओं का कोई ना कोई कार्य जरूर होता है, अर्थात बिना काम के ये नहीं होते हैं। इसलिए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कोई ना कोई कार्य जरूर होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या क्या कार्य करती है उन कार्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कार्य है वह है आपका मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना। मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट से अर्थ क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट से अर्थ क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। मैकेनिकल सपोर्ट से क्या अर्थ क्या है, यांत्रिक सामर्थ्य यानी कि कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। देखिए स्टूडेंट्स कि हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वह इसके केंद्रक से लेकर कहाँ पाई जाती है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पाई जाती है। इसलिए ये केंद्रक से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या बनाती है, एक सांचे का निर्माण करती है। तो सांचे का निर्माण करने के कारण ये कोशिका को क्या प्राप्त करती है, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है, यानी कि कोशिका को अपने आकार बनाए रखने में सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने के कारण कोशिका का क्या कहा जाता है, कंकाल भी कहा जाता है। यानी कोशिका का कंकाल जो होता है वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही बनाया जाता है। अब नेक्स्ट कार्य देखते हैं। अब नेक्स्ट कार्य देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रमुख कार्य है वह है आपका ग्लाइकोजन की मेटाबॉलिज्म करना। ग्लाइकोजन है मेटाबॉलिज्म, यानी कि ग्लाइकोजन की उपापचयी क्रियाएं करना, ग्लाइकोजन को तोड़ना। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या है, ग्लाइकोजन को तोड़ना। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम 6-फॉस्फेट एंजाइम जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अर्थात ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम जो होता है वो किस पे कार्य करता है, ग्लाइकोजन के ऊपर कार्य करता है, और ग्लाइकोजन को क्या करता है, इसे अपने टुकड़ों में तोड़ देता है। अर्थात जिनसे ये बना होगा उसे क्या करता है, इसे अलग कर देता है, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ ए ग्लाइकोजन। और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन के लिए जो एंजाइम आवश्यक होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो एंजाइम है आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट एंजाइम में पाया जाता है। अब नेक्स्ट कार्य करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कार्य क्या है। नेक्स्ट है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड सिंथेसिस यानी कि वसा का निर्माण करना। तो नेक्स्ट कार्य में देखते हैं कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और SER दो रूपों में पाया जाता है। यानी कि जो समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड संश्लेषण से ही संबंधित होता है। यानी कि जो समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा क्या किया जाता है, लिपिड का सिंथेसिस भी किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। स्टीरॉयड हार्मोन का संश्लेषण। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ इस प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं जो स्टेरॉयड हार्मोन का संश्लेषण करने का कार्य करते हैं। अर्थात जो हम बात कर रहे हैं कि स्क्वेलिन जो एक प्रकार का एंजाइम होता है जो स्टेरॉयड हार्मोन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। जो स्क्वेलिन हार्मोन जो स्क्वेलिन एंजाइम जो देखा गया है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा गया है। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्टेरॉयड हार्मोन सामान्यतः आपकी कॉर्टिकल रीजन द्वारा, टेस्टिस द्वारा, ओवरी द्वारा जो संश्लेषित किए जाते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ही संश्लेषित किए जाते हैं। अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्टेरॉयड संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। पांचवें पॉइंट की क्या बात कर लेते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, निराविषीकरण। अर्थात किसी भी कोशिका में जो विष होता है, टॉक्सिन होता है, उसके प्रभाव को क्या कर देना, नेगलेक्ट कर देना या नष्ट करना ही क्या कहलाता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाई जाती है, एक प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER भी होती है, इनकी समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कुछ इस प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो किसी भी प्रकार का जो विष होता है, विष के प्रभाव क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात विषीय प्रभाव को नष्ट करने के कारण हम कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह कोशिका में डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करती है। नेक्स्ट कार्य देखो इसका, नेक्स्ट कार्य इसका है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोबॉडीज
बॉडीज, यानी कि कोशिका के अंदर छोटी छोटी कणिका में संरचनाएं पाई जाती है। इन छोटी छोटी संरचनाएं जो इलेक्ट्रॉन घनत्व के पदार्थों से भरी होती है, इन संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। और इन्हीं माइक्रो बॉडीज का फॉर्मेशन भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट कार्य देखते हैं, परिसंचरण का कार्य। सातवां कार्य देखो इसका, परिसंचरण का कार्य। परिसंचरण हमें पता है कि जो केंद्रक और झिल्ली के बीच में, केंद्रक और झिल्ली के बीच में क्या पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है। तो केंद्रक से सूचनाओं का या अन्य कार्यों का जो संचरण करती है या परिवहन करती है, वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से ही होता है। क्योंकि केंद्रक जो होता है वो केंद्रक का कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, और सेल्स के सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, इसी केंद्रक के द्वारा ही किए जाते हैं। जो भी प्रकार का जो परिसंचरण या परिवहन का कार्य होता है, केंद्रक इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा करता है। अर्थात जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो परिसंचरण और परिवहन का भी क्या करती है, कार्य करती है। आठवां कार्य देखो, आयन ग्रेडियंट। आठवां कार्य क्या है, आयन ग्रेडियंट, यानी कि जो आयनों की प्रवणता है वो बनाए रखता। हमें पता है कि जो कोशिकाओं के अंदर सभी प्रकार के कार्य होते हैं वो एक आयनिक विभव के द्वारा होते हैं। और यदि कोशिका के अंदर आयनिक विभव जब तक बना रहता है, जब तक कोशिका क्या रहती है, जीवित रहती है। यदि ये आयनिक विभव समाप्त हो जाता है तो कोशिका क्या हो सकती है, मृत हो सकती है। इसलिए ये जो आयनिक विभव बनाए रखने में योगदान कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में जो आयनिक विभव होता है उसे बनाए रखने में क्या करती है, विशिष्ट प्रकार का योगदान करती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 9 नंबर, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी एटीपी सिंथेसाइज यानी कि एटीपी का संश्लेषण। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो एटीपी के संश्लेषण से भी संबंधित होती है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अंतरकोशिकीय स्थल होते हैं, अंतरकोशिकीय स्थलों में विशिष्ट प्रकार के एंजाइम एटीपीएस एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एटीपीएस एंजाइम क्या करते हैं, ये एटीपीएस एंजाइम जो होते हैं एटीपी सिंथेसिस से आवश्यक होते हैं, अर्थात एटीपी का क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत से कार्यों क्या करती है, संपन्न करती है। मैकेनिज्म सपोर्ट एक आधे और देख लो, जैसे 9 नंबर 10 नंबर देखो, प्रोटीन सिंथेसिस। मैंने ये जो एंजाइम में भी बात की थी कि जो छोटी जो एमिनो एसिड्स की चेन होती है, इस प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस भी कौन कर सकती है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपका कर सकती है। तो ये थे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट है आपका ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सबसे पहले जो मत है वह है आपका फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के द्वारा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के द्वारा ही क्या होती है, निर्मित होती है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की न्यूक्लियस द्वारा उत्पत्ति। अब देखा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहे सिस्टर्नी हो, चाहे वेसिकल्स हो, चाहे ट्यूब्यूल्स हो, झिल्ली से निर्मित संरचनाएं होती है। और इनकी झिल्ली के बारे में यह देखा गया है कि इनके अंदर जो झिल्ली होती है वो न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली के सिमिलर होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसके समान ही इनमें भी झिल्ली पाई जाती है। अर्थात कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस की जो झिल्ली है इसके टूटने से ही इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है,
दूसरी बात कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्म की उत्पत्ति से संबंधित है दूसरी बात, बाई मेम्ब्रेन डिफ्रेंशिएशन, बाई मेम्ब्रेन डिफ्रेंशिएशन, इसका अर्थ है झिल्ली विभेदीकरण द्वारा, झिल्ली विभेदीकरण द्वारा। अब देखिए स्टूडेंट, झिल्ली विभेदन क्या है? झिल्ली विभेदन का अर्थ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहले एक प्रकार की झिल्ली बनती है और उस झिल्ली में क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन की क्रिया होती रहती है, विभेदीकरण की क्रिया होती रहती है और उसी विभेदीकरण की क्रिया के फलस्वरूप संपूर्ण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो सबसे पहले झिल्ली बनती है वो प्रोटीन से बनती है। मैंने पहले भी कहा है कि प्रोटीन की मात्रा इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अन्य मेम्ब्रेन की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है। इसकी झिल्ली में जो प्रोटीन की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। तो सबसे पहले जो झिल्ली बनती है वो प्रोटीन से निर्मित होती है और प्रोटीन से निर्मित झिल्ली होती है, इस पर राइबोसोम की कणिकाएं पाई जाती है और इस प्रकार की झिल्ली को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RERA कहा जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका क्या होता है, इसमें विभेदीकरण होता है। क्या होता है इसमें? विभेदीकरण। विभेदीकरण का अर्थ क्या है कि ये विभेदित होकर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किसमें बना लेती है, एक तो SER में परिवर्तित हो जाती है और किसमें परिवर्तित हो जाती है, सिस्टर्नी में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि झिल्ली विभेदीकरण के द्वारा RER से SER यानी कि समूह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है और सिस्टर्नी का निर्माण होता है। जो ये इस प्रकार की सिस्टर्नी है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी पाई जाती है, अर्थात इसी विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यह माना जाता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो उत्पत्ति होती है वो झिल्ली विभेदीकरण द्वारा भी हो सकती है। और तीसरा इसका एक मत और है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एनुलेट लेमिनिस के द्वारा बनती है, एनुलेट लेमिनी के द्वारा, एनुलेट लेमिली। एनुलेट लेमिली क्या है? एनुलेट लेमिली एनुलेट लेमिली क्या है कि इस प्रकार की झिल्ली जिसमें क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र आकार की झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, एनुलेट लेमिली ही कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस प्रकार की एक झिल्ली बनती है जिसमें क्या है कि छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसी प्रकार के छिद्र नहीं होते हैं, लेकिन जो स्टेरॉयड हार्मोन से संबंधित या लिपिड संश्लेषण से संबंधित जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें छिद्र देखे गए हैं। तो वैज्ञानिकों का मत है कि जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो इस प्रकार की जो लेमिली होती है जिसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो ये छिद्र युक्त जो आपकी लेमिली है, ये छिद्र युक्त लेमिली के जुड़ने से क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। तो ये संबंधित था ओरिजिन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक आज आपका यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम किसी नेक्स्ट ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे।